वेलकम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने लैंड यूज़, सॉइल रिसोर्सेज को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्स में से अगला फैक्टर वाटर रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाटर जो है ह्यूमन लाइफ में डेली बेसिस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि डेली हम वाटर का बहुत डिफरेंट टाइप से यूज़ करते हैं, जैसे बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। इसी तरह जो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी 60 to 70% जो हिस्सा होता है वो वाटर का होता है, और ब्रेन और जो हमारे हार्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट 70% अबव वाटर से बने होते हैं या ऑक्यूपाई करते हैं। तो आइए देखते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वाटर रिसोर्सेज हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल वर्क एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो वाटर है वो डिफरेंट टाइप्स से हम यूज़ में लाते हैं, और उसके बिना हम अर्थ पे लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सके। जैसे यूज़ देखिए उसका, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन, मतलब जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्रियल वर्क में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते आ चुके हैं कि अर्थ का 70% जो हिस्सा है वो वाटर है और 30% हिस्सा जो है वो लैंड है। तो यहाँ हमें मेनली फोकस करना है 70% हिस्सा, मतलब वाटर पे। 70% ऑफ वाटर ऑन अर्थ जो है वो किस रूप में है? ओशन, सीज, रिवर और लेक एक्सेट्रा, ग्लेशियर वगैरह के रूप में अवेलेबल है। 70% ऑफ वाटर में से 97% वाटर जो है वो सलाइन वाटर है, जो ओशियन, सीज वगैरह में अवेलेबल है या सलाइन लेक में अवेलेबल है। 3% जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। अब 97% ऑफ वाटर ओशियन, सीज के रूप में है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया। 3% ऑफ वाटर जो है उसमें से भी 1.8% जो है वो किस फॉर्म में है? ग्लेशियर के फॉर्म में, मतलब जिसका हम यूज़ आसानी से नहीं कर सकते। 1.2% जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो ह्यूमन यूज़ के लिए जाना जाता है। अब आप ही सोचिए, 70% ऑफ वाटर अर्थ पे अवेलेबल है, जिसमें से 97% जो है सलाइन वाटर है, और 1.8% जो ग्लेशियर है, केवल 1.2% ही जो है हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। दैट मीन्स ये जो रिसोर्स है हमारे लिए कितना स्केयर है और इसको कितना बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास ज़्यादा है। 1.2% ऑफ वाटर इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, और 1.2% ही जो वाटर है वो ह्यूमन यूज़ के लिए सूटेबल है। आगे देखते हैं। फ्रेश वाटर। दो 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, येट फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। फ्रेश वाटर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, दिस मेनली ड्यू टू क्लाइमेट रीजन। हम जानते हैं कि 70% जो अर्थ का हिस्सा है वो वाटर से कवर है, लेकिन उसमें से भी फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, जिसका मेन रीज़न जो है क्लाइमेटिक है। डिफरेंट क्लाइमेट में जो रीज़न वाटर की अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अगर एक चीज़ आप देखें, इवेपोरेशन और प्रिसिपिटेशन, दोनों के बीच का संबंध कैसे? अगर मान लीजिए प्रिसिपिटेशन की रेट कम है और इवेपोरेशन की रेट ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ से जो फ्रेश वाटर होगा या जो भी वाटर होगा वो इवेपोरेट होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाएगा। आइए उसी को आगे देखते हैं। इन बोथ हेमिस्फेयर बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स इवेपोरेशन एक्सीड प्रिसिपिटेशन। जैसा कि अभी मैंने समझाया कि जो 20 डिग्री नॉर्थ में और 40 डिग्री साउथ में लैटिट्यूड में इवेपोरेशन जो है वो प्रिसिपिटेशन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो पानी है वो भाप बन के हवा में चला जाता है और वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है। हैंस दिस क्रिएटेड डेजर्ट इन सहारा एंड अरेबियन एंड द गोबी डेजर्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस वजह से हमें सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है
अरेबियन डेजर्ट देखने को मिलता है, गोबी डेजर्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलते हैं, जबकि द अटाकामा, नामीबिया, कालाहारी एंड द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर एग्जाम्पल फॉर सदर्न हेमिस्फेयर। और ये अटाकामा, नामीबिया, कालाहारी और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर के एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, वाटर साइकिल से। वाटर साइकिल में होता क्या है, एक वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होता है, उसके बाद से कंडेंशन होता है, कंडेंशन के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होता है। नॉर्मली 3 चीज़ों को ही समझते हैं। अब अगर कहीं वाटर बॉडीज़ में केवल इवेपोरेशन हो रहा है तो इस तरीके से वाटर जो है इवेपोरेशन रूप में लेके कंडेंस होके किसी और प्लेस पे जाके प्रेसिपिटेशन करता है और एक प्लेस का वाटर जो है दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट प्लेस जो है वो सूखने लगता है या वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है अगर वहाँ प्रेसिपिटेशन ना हो। आगे देखते हैं। अब ज़रा रिवर्स की बात कर लेते हैं या फिर वाटर बॉडीज़ की बात कर लेते हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे मेनली जाने जाते हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे रिवर जो है नाइल रिवर, नाइजर, जायरे एक्सेट्रा जो रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मेन वाटर बॉडीज़ है इस कॉन्टिनेंट की। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे अमेज़न सबने सुना होगा। मिसिसिपी जो है वो नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स है, नेग्रो, पराना एक्सेट्रा। नॉर्थ अमेरिका में ब्राज़ोस, मसूरी, कोलंबिया एक्सेट्रा। इसी तरीके से अलग कॉन्टिनेंट्स के भी देखते हैं। यूरोप में डेन्यूब, वोल्गा, लॉयरे, राइन, एल्बी एक्सेट्रा। यहाँ जो राइन नदी है इसमें कोयला पाया जाता है। इसको आगे जब हम रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मरे, पैरो, थॉम्सन, स्नोई एक्सेट्रा। एशिया में इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र, आमू दरिया, गंगा एक्सेट्रा। आइए अब देख लेते हैं इंडियन रिवर्स एंड लेक्स के बारे में। रिवर इन नॉर्थ इंडिया कौन कौन सी रिवर हैं? सतलज, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र, चंबल, सिंध और सोन और हुगली। इसको हम एक मैप के थ्रू भी देख सकते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 94 पे दिया है। कुछ इस तरीके से मैप है ये। यहाँ ध्यान से देखिए, ये नदी जो ये रिवर है ये है सतलज, फिर उसके बाद से गंगा, उससे पहले यमुना, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, फिर इधर ब्रह्मपुत्र, चंबल, सिंध, सोन जो है ये नॉर्दर्न इंडिया की लेक्स रिवर्स हैं। यहाँ पे आपके पास एक सांबर लेक है जो राजस्थान में अवेलेबल है, जो खारे पानी की लेक है, मतलब सलाइन वाटर की लेक है। वहीं पे इससे एक लूनी रिवर मिलती है। अब अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें रिवर्स की, तो अगर हम इस साइड से देखें, गुजरात साइड से, साबरमती, माही, नर्मदा, उसके बाद ब्राह्मणी, महानदी, तापी और उसके बाद पेनगंगा और गोदावरी। अगर हम सदर्न इंडियाज़ की बात करें तो उसमें गोदावरी, कृष्णा, पनेरू, कावेरी जो है वो मेन रिवर्स हैं इंडिया की। अब आगे देखते हैं डैम्स के बारे में। डैम्स क्या होते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है उनको हम देखते हैं। डैम्स आर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दैट स्प्रेड ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। एग्जाम्पल आसवान इजिप्ट, काउली एंड फ्लोरर यूएसए, दामोदर वैली इंडिया। पर्पस ऑफ डैम, क्या पर्पस होता है डैम का? फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सेट्रा। तो एक जो डैम होता है, बांध होता है, वो मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट होता है। उसके एक निर्माण से हम कई सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो फ्लड कंट्रोल उससे होता है, वाटर सप्लाई होता है, इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसी से होता है। तो जो वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो डैम के थ्रू ही की जाती है। पर डैम का बनना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उससे कितना एनवायरनमेंट असेसमेंट जो है कितना एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, इसका भी असेसमेंट किया जाता है। फर्दर आते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब है वाटर का सुरक्षा या उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है थ्रू आउट, क्योंकि वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्स है और हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और इसका एक अपना साइकिल है, इसलिए हमें हमेशा नए रूप में मिलता है।
लेकिन फिर भी जो कंजप्शन है वाटर का, उसके कारण वाटर जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। और क्योंकि हमें क्विकली उसको दोबारा यूज़ करना होता है, इसलिए हमें इसको अलग अलग फैक्टर के थ्रू क्लीन अप करके यूज़ करना चाहिए। दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, येट फ्रेश वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फास्टर देन द रेट ऑफ इट्स रिप्लेनिशमेंट। दिस हैज़ रिजल्टेड इन स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने बताया, जो वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वापस हमें मिल सकता है। लेकिन फिर भी जो फ्रेश वाटर है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण उसको वापस पाने की जो रेट है उससे अधिक होती है, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो कम हो जाता है। इसीलिए हमें उसकी स्कैरसिटी भी कई इलाकों में देखने को मिलती है वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज़ में। इसलिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। क्या क्या उसके मेथड हैं? सबसे पहले है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। वाटर का हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। इम्प्रूव अंडरग्राउंड वाटर। तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जैसे विलेजेस एरिया में जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए या फिर मतलब ड्रिंकिंग के लिए, वो अंडरग्राउंड वाटर है, इसलिए उसका हमें लेवल बनाए रखना है। टेक केयर ऑफ वाटर बॉडीज़। जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो लेक हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे रिवर्स हो, उनका टेक केयर करना है, उनको ख़त्म होने नहीं देना है। कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ वाटर। वेस्टेज नहीं करना है वाटर का। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। इरिगेशन में अगर बहुत ज़्यादा नीड है तो उसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन करना है, ताकि एक्सेस वाटर जो है वो बच सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, मतलब जो बारिश का पानी है उसको बचा के रखना है और उसको वापस ग्राउंड में स्टोर करना है। रिसाइकल फॉर डोमेस्टिक यूज़। और जो पानी ख़राब हो चुका है उसको स्वयं ही रिसाइकिल करके डोमेस्टिक यूज़ उसका लाना है। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। नेचुरल रिसोर्सेज में भी पहले हमने लैंड के बारे में डिस्कस किया, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। फिर लैंड यूज़ क्या होता है, लैंड यूज़ पैटर्न कैसे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने सॉयल रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया कि सॉयल रिसोर्स जो है ह्यूमंस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया। फिर आते हैं हम दूसरे रिसोर्स पे, वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में हमने देखा कि फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का डिफरेंस कितना है। हमने ये भी देखा कि 70% जो वाटर है वो अर्थ पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें से भी 97% जो है सलाइन है, 3% जो है फ्रेश है, और 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें से भी 1.8 जो है ग्लेशियर के रूप में अवेलेबल है, जो यूज़ेबल नहीं है। केवल 1.2% ही जो वाटर है वो यूज़ेबल है। फिर हमने देखा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट पे जो अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने इंडिया के रिवर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया के बारे रिवर्स जो मेन रिवर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि डैम क्या होते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, उनका पर्पस क्या क्या होता है। फिर हमने वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा और उसके मेथड के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।